इखलाक इंसान का जेवर होता है। जितने अच्छे इखलाक इंसान के होंगे उतना ही वो लाइफ में प्रोग्रेस करता है। अपनी नॉर्मल जिंदगी में तो आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं। क्या आपको पता है इंटरनेट चलाते समय हमारे इखलाक कैसे होने चाहिए, हमारी तहजीब कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे बात करनी चाहिए? आइए आज के लेक्चर में हम जानते हैं कि एटिकेट्स क्या होते हैं जिनका अच्छे से हमें ख्याल रखना होता है व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, ताकि हम अपनी इज्जत बचा पाए, अपना नुकसान होने से बचाए, अपने पैसों को बचा पाए और जो लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको भी खराब होने से बचाएं। सो हेलो एंड वेलकम इन दिस लेक्चर। टुडे आवर टॉपिक इज नेट एटिकेट, यानी नेट चलाते हुए आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना है। नेट एटिकेट क्या होता है? रूल्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑन इंटरनेट। कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो इंटरनेट चलाते टाइम आपको ध्यान में रखने हैं। अब गाइडलाइंस ऑफ नेट एटिकेट हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला एंड गोल्डन रूल, डू नॉट डू और से ऑनलाइन व्हाट यू वुड नॉट डू ऑफलाइन। यानी आपको कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन जो कि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए ऑनलाइन जो कि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम किसी के सामने कोई गंदी बात नहीं कह सकते, लेकिन हमें व्हाट्सएप पे लगता है हम इसको धमकी दे सकते हैं, हम इसको हैरास कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम अपने घर में बैठे, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। कोई इंसान इंडिया में है और वो किसी कनाडा वाले को कुछ ऐसी बातें बता रहा है जिससे उसके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, यानी उसको लगता है कि वो बहुत दूर है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। रेस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर आप इंटरनेट यूजर हो, आप किसी को भी मैसेज किसी भी टाइम कर सकते हो 24/7, लेकिन आपको चाहिए कि आप देखो ऑफिशियल टाइम कौन सा है जब आप किसी को ईमेल कर सकते हो, जब आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हो, जब आप किसी को कॉल कर सकते हो, या किसी के फोटोज हैं उनका मिसयूज आपको नहीं करना है। किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है तो उन सारी चीजों का ख्याल रखना है आपको। बी प्रोफेशनल एंड यूज प्रॉपर लैंग्वेज एंड टाइटल्स। जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे आपको चाहिए कि जब आप कोई मैसेज भेजते हो तो वो मैसेज आपको सेंड करने से पहले चेक करनी होती है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, इसमें कौन सी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं, क्या ये लैंग्वेज दूसरा आराम से समझ पाएगा या नहीं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है यूएस का, तो उसको आप उर्दू में मैसेज भेज रहे हो तो वो उसको समझ नहीं आएगी। स्पेलिंग चेक, ग्रामर, पंक्चुएशन बिफोर सेंडिंग। जब भी आप मैसेज को सेंड करो उससे पहले उसकी स्पेलिंग या ग्रामर चेक करो, क्योंकि दूसरा इंसान आपको नहीं जानता, उसको नहीं पता इसने कितना पढ़ा है, ये कितना वेल मैनर्ड है, तो वो आपकी मैसेज पढ़ के उसको पता चलता है कितना सीरियस है, ये कितना पढ़ा लिखा है, इसने कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इसने मैसेज में कौन कौन से वर्ड्स का सिलेक्शन किया है। फैक्ट चेक बिफोर रिपोस्टिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जब भी आपको कोई मैसेज रिसीव होती है तो आपको चाहिए कि पहले आप उसको अच्छे से वेरीफाई करो कि ये जेन्युइन है या नहीं। कोई भी ऐसा फैक्ट आपको कभी फॉरवर्ड नहीं करना दूसरे ग्रुप्स की ओर जो आपने खुद वेरीफाई नहीं किया। तो आपको चाहिए जो भी फैक्ट आपको रिसीव हुआ, फिर चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर हो या कोई ऐसी न्यूज हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज रिसीव हुई समर वेकेशन के रिलेटेड, आपने वो सारे ग्रुप्स में शेयर कर दी, व्हाट्सएप पे लोगों तक पहुंचा दिया, तो लोग इससे गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। उनको पता चलेगा कि वैकेशन हो गई, लेकिन एट द एंड फिर आपको पता चलता है कि ये जो है ये फेक ऑर्डर था। तो इसीलिए कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, या आप बाज़ औक़ात इस्लामिक डेटा ज़्यादा ही शेयर करते रहते हो, वीडियोस, हदीस या बाकी सारी चीज़ें, आपको चाहिए पहले उसका सोर्स आप अच्छे से जान लो, उसके बाद ही फॉरवर्ड करो, ताकि आप कल को सोर्स ना बनो गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने का। नेवर यूज कैपिटल लेटर्स, इट इज कंसिडर्ड एज शाउटिंग। अगर आपने कोई मैसेज सेंड की अपने दोस्त को तो आपको चाहिए कि आप उसमें कंटिन्यूसली कैपिटल लेटर्स नहीं लिखेंगे, यानी आपको पूरा पैराग्राफ अच्छे से लिखना है, उसमें सारे लेटर्स कैपिटल नहीं होने चाहिए, इसको हम शाउटिंग बोलते हैं और ये गुड बिहेवियर में नहीं आता। डोंट एंगेज इन फ्लेम वार्स और हीटेड आर्गुमेंट। अगर आपको कोई इंटरनेट पे गाली देता है या ऐसी कोई कमेंट करता है तो आपको वापस कमेंट नहीं करना, आपको वापस गाली नहीं देनी है। यू हैव टू लीव द चैट। अगर आप उसका जवाब देंगे वो आपको और गालियां देगा, आप फिर से सेम ऐसा ही करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे you will end up with loss. Never reply to offensive or threatening message. कभी कभार आपको कोई मैसेज रिसीव होती है जिसे आपको डराया जाता है, या आपको कोई ऐसा कंटेंट रिसीव होता है जो इनअप्रोप्रिएट हो, तो आपको कभी उसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे आज कल कॉमन है, टेलीग्राम अकाउंट लोगों का हैक हो जाता है, फिर आपको कोई मैसेज ऐसी आ जाती है, आपको कभी नहीं चाहिए कि उस मैसेज पे आप क्लिक करो। जैसे आपने क्लिक किया आपका अकाउंट भी वहीं पे हैक हो सकता है। अवॉइड सेंडिंग लार्ज फाइल्स एंड अटैचमेंट। दूसरे
की स्पेस का भी आपको ख्याल रखना है, यानी दूसरे की मोबाइल में इतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप उसको इतनी बल्क अमाउंट में 100 फोटोज आपने एक बार भेज दिए तो उसका मोबाइल हैंग हो सकता है, नेटवर्क स्लो हो सकता है। तो आपको चाहिए अटैचमेंट्स आप ईमेल में भेज दो या व्हाट्सएप में भेज दो, वो आप लिमिटेड भेजो और गैर जरूरी चीजों को आप कभी सेंड ना करो। बिफोर ज्वाइनिंग ए न्यूज ग्रुप और फोरम, रीड द रूल्स। यानी आजकल ऐसा बाज़ औक़ात होता है कि आप इंटरनेट चलाते टाइम आपको ऐसे ग्रुप्स में ऐड किया जाता है जिनके साथ आपका कोई लेन देन नहीं, या आप खुद ही ऐसे ग्रुप्स में होते हो जिनसे आपका कोई फायदा नहीं होता। सो आपको चाहिए कि वो ग्रुप्स आप लीव करो। एंड एक्चुअली आप क्या करते हो, किसी आप एजुकेशनल ग्रुप में हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के ग्रुप में हो और वहां पे आप अपने पर्सनल वीडियोस भेज रहे हो, कोई मजाक भेज रहा है, तो आपको चाहिए कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पढ़ो पहले, ताकि दूसरे लोग जो है उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसमें वही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप शेयर ना करो जिसे लोग ना पसंद करें। रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इमोटिकॉन्स। अगर आप देखोगे आपको ऑफिशियल मैसेज में कभी भी ऐसे आइकन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो आइकन्स आपके पास होते हैं इनका यूज आप तभी करो जब आप अनऑफिशियल कन्वर्सेशन में हो। किसी ऑफिशियल कन्वर्सेशन में आपको कभी नहीं चाहिए कि आप इनका इस्तेमाल करो। सो लेट मी डू ए ब्रीफ रिकैप। हमने देखा कि कभी आपको ऐसी कोई बात ऑनलाइन नहीं कहनी चाहिए या करनी चाहिए जो कि आप ऑफलाइन नहीं कर पाओ। हमने देखा कि दूसरे की प्राइवेसी का भी आपको ख्याल रखना। अगर किसी ने आप पे भरोसा किया, उसने अपने फोटोज वीडियोस आपके साथ शेयर किए, तो आपको उसकी परमिशन के बगैर वो आगे फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए। आजकल आप देखते हो लड़कियां शादियों पे जाती है, वहां पे वो दुल्हन के फोटोग्राफ्स उठा के फिर अपनी स्टेटस पे डाल देती है उस लड़की के कंसेंट के बगैर। वो फिर बाद में परेशान हो जाती है कि मेरी वीडियोस, मेरी फोटोज किसने शेयर किए। तो इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपने स्नैप उठाया दुल्हन का, फिर उसकी प्राइवेसी आपने खराब कर दी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा फोटो कोई देखे, लेकिन आपने वो शेयर कर दिया। आपको ऐसे कामों से बचना ही चाहिए। तो ये अच्छा गुड बिहेवियर नहीं होता। और हमने देखा कि आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए ऑनलाइन। दूसरा, जब आपकी मैसेज पढ़ता है, आपका ईमेल पढ़ता है, उसको पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में सारी चीज़ें पता चल, इसकी लैंग्वेज कैसी, इसकी एजुकेशन कैसी है। अगर आपने लैंग्वेज को अच्छी तरह यूज़ नहीं किया, आपने प्रॉपर वर्ड्स का चुनाव नहीं किया, तब आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, पंक्चुएशन आपको चेक करना है। आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस या पैराग्राफ मैंने बनाया है वो एज पर ग्रामेटिकल रूल है या नहीं है। फैक्ट आपको पहले चेक करना। आपको कोई भी चीज़ ऐसी ही उठा के फॉरवर्ड नहीं करनी, फिर आपको बोला जाएगा इतना सवाब है, उतना सवाब। पहले आप देखो कि ये सही बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। और सारी मैसेज आपको कभी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखनी, उसको शाउटिंग बोला जाता है। फ्लेम वार्स को ज्वाइन नहीं करना, यानी किसी ने आपको हीटेड आर्ग्यूमेंट भेजा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपने वापस उसको ऐसे बताया, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को लीव करना चाहिए, ऐसे चैट्स को लीव करना चाहिए, इनका रिप्लाई नहीं करना चाहिए। कोई ऑफेंसिव या थ्रेटनिंग मैसेज आपको रिसीव होती है तो आपको पता है साइबर सेल में आप कॉल कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई डर आ रहा है कि आपकी फोटोज मैं वायरल कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो आप ऐसे करो वैसे करो, तो आपको चाहिए आप उसी टाइम साइबर सेल में कॉल करो। आपको गूगल से वो नंबर मिल जाएगा। जब आप उन पे कॉल करेंगे तो आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं, और वो जो इंसान आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। बेखौफ होके आपको उनको कॉल करना है, वो आराम से सारा मसला हैंडल कर लेंगे। अगर आप उससे डरेंगे वो आपको और डराएगा। कभी आपको ऐसे कामों में नहीं उलझना जहां पे आपको डराया जाता है। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको सीधे ही साइबर सेल में कॉल करनी है, फिर चाहे सच में आपके फोटोज वहां पे हो, लेकिन तब भी आपको बिल्कुल नहीं डरना। आपको कॉल करनी है एंड वो सारा मसला आराम से सॉर्ट हो सकता है। लार्ज अटैचमेंट्स आप कभी नहीं भेजोगे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आप देखोगे कि आपके काम का है या नहीं, या कोई भी मैसेज आप व्हाट्सएप ग्रुप में तभी भेजोगे जब आपको पता होगा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है। अगर वो एजुकेशनल ग्रुप है तो आप उसमें जोक वगैरह नहीं भेज सकते। और ऑफिशियल किसी मैसेज में आप आइकन्स का यूज कम करोगे। अब इंटरनेट की एप्लीकेशन, यानी इंटरनेट कहां कहां पे हम यूज करते हैं। आपको पता है ईमेल में हम यूज करते हैं, ईमेल सेंड रिसीव या रिप्लाई फॉरवर्ड करने में। हमने परसों ईमेल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था रिप्लाई एंड रिप्लाई ऑल। जब भी आपको किसी ईमेल का रिप्लाई देना होता है, बाय डिफॉल्ट वहां पे रिप्लाई ऑल सिलेक्ट होता है। वो आप सेटिंग में चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको वहां पे ध्यान देना है कि वो खाली वहां पे रिप्लाई होना चाहिए, ना कि रिप्लाई ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अपॉइंटमेंट कहीं पे हुई तो वो बल्क ईमेल करते हैं, यानी बहुत सारे ईमेल एड्रेस पे एक ही बार ईमेल करते हैं। जब आपको एक्सेप्ट करना होता है ऑफर, तब आप रिप्लाई करते हो उस ईमेल का, और रिप्लाई करने पे
जो आपका ईमेल है वो सारे लोगों तक पहुंच जाता है, इसलिए आपको वहां पे सिलेक्ट करना है रिप्लाई खाली, रिप्लाई ऑल अगर होगा उसको सिलेक्ट नहीं करना। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन होती है वो भी आप इंटरनेट के ही जरिए चला पाते हो, जैसे रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, आपको पता है व्हाट्सएप से आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कर पाते हो। 1-to-1 चैट होता है या ग्रुप चैट भी होता है। इसकी एग्जाम्पल्स है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्काइप। इन पे आप लोगों का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हो और उसी टाइम पे उनके साथ बात करते हो जैसे वो आपके सामने है। सोशल नेटवर्किंग में हमने देखा आपके पास फेसबुक, ट्विटर है, जिससे आप लोगों से जुड़ते हो, अपने थॉट शेयर करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या न्यूज़ पढ़ते हो, उसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। ये भी हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। ई कॉमर्स ऑन इंटरनेट यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आप चीज़ों को बेच रहे हो या खरीद रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसको आप बोलोगे ई कॉमर्स। ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑपरेशंस होते हैं एक्सटेंड्स बियॉन्ड बाइंग एंड सेलिंग। अगर आप देखोगे कोई दुकान कहीं पे है, उसकी रेंज जो है बहुत वास्ट रेंज उसकी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी अगर कोई श्रीनगर में है, वो पूरे कश्मीर, पूरे इंडिया, पूरे दुनिया तक अपनी चीजों को बेच सकता है। अब इसके कुछ फीचर्स है ई कॉमर्स के, जिनमें आप देखेंगे कैशलेस पेमेंट होती है, आपको कोई कैश उठाने की जरूरत नहीं है, चोरी होने का खतरा ही नहीं। आप सीधे यूपीआई का यूज करोगे, नेट बैंकिंग का यूज करोगे। ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे आप पेमेंट्स कर पाते हो। 24/7 अवेलेबिलिटी, दिन के किसी भी टाइम आपको ऑर्डर आया उसी टाइम आपको पेमेंट मिल सकता है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग आप इंटरनेट के ही जरिए कर सकते हो, आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं, आपको रेडियो या टेलीविजन में अपना ऐड देने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग ज्यादातर एंगेज होते हैं यूट्यूब के साथ ही। अगर आपका कोई नया बिजनेस है तो आपको चाहिए कि आप अपना ऐड बनाओ और वो आप यूट्यूब पे दे दो, पेड प्रमोशन होती है वहां पे। इसी तरह सेल्स इंप्रूवमेंट, अगर आपकी सेल्स कम है तो जैसे आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आपके दुकान की इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएगी और आपकी सेल्स वहां पे बढ़ेंगी। सपोर्ट आप ऑनलाइन दे सकते हो, 1-to-1 कस्टमर के डाउट सारे आप सॉल्व कर सकते हो ऑनलाइन ही। अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड आप ऑर्डर उसको भेज सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो भी आपकी इन्वेंट्री है, आज आप देखते हो अमेजोन में जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो वहां पे आप देखते हो 3 लेफ्ट इन स्टॉक, 4 लेफ्ट इन स्टॉक, वो ऑटोमेटिकली वहां पे कम हो जाए। जैसे ऑर्डर रिसीव हुआ, आपके पास 10 आर्टिकल्स थे, उनमें से 3 का ऑर्डर रिसीव हुआ, वहां पे बचे 7, तो 7 वहां पे ऑटोमेटिकली दिखाएंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाती है। इसी तरह कम्युनिकेशन एनहांसमेंट, जब भी आपके कस्टमर है उनको आप मैसेज कर सकते हो, उनका रिव्यू ले सकते हो, वो कमेंट करेंगे आपके प्रोडक्ट पे, उससे आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों पे आपका एतमाद बढ़ जाता है, तो फिर आपकी सेल्स भी इंप्रूव होती है। क्विक एक समरी करते हैं। हमने नेट एटिकेट पढ़ा था, यानी तहजीब इंटरनेट चलाने की क्या है, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल है वाइल यूजिंग द इंटरनेट, जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें अभी देखी। ईमेल हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसे आप एक्सचेंज करते हो इंफॉर्मेशन या अपनी मैसेज को डिजिटल फॉर्मेट में भेज पाते हो, जिसके साथ अटैचमेंट भी आप सेंड करते हो, जिसका रिप्लाई भी आप दे सकते हो, लेकिन रिप्लाई में आपको वो देखना है यू हैव सिलेक्टेड ओनली रिप्लाई नॉट रिप्लाई ऑल। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन आपके पास होती है जिनमें आप रियल टाइम चैट कर सकते हो यूजर्स के दरमियान। आप देखोगे व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सारी जो है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, आप लोगों के साथ जुड़ते हो और शेयर करते हो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह है। ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी आप चीजों को ऑनलाइन खरीद सकते हो या बेच सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनानी होगी, आधार कार्ड को अपडेट करना होगा, वोटर कार्ड को अपडेट करना होगा, आधार कार्ड का प्रिंट आपको चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सारी सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो इनके लिए आपको ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप ये सारी सर्विसेज को ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए ही अप्लाई कर सकते हो। गवर्नेंस ऑन इंटरनेट, गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट की सर्विसेज इंटरनेट से आप तक पहुंचाई जाती है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन जो भी सर्विसेज होती है या गवर्नमेंट टू बिजनेस को जो भी सर्विसेज होती है वो इंटरनेट के जरिए ही उन तक पहुंचाई जाती है। इस सर्विस से उनका टाइम भी बचता है, उनके एफर्ट्स भी बचते हैं और उनका काम भी डिस्टर्ब नहीं होता। ई गवर्नेंस में आईसीटी का यूज गवर्नमेंट करता है ताकि वो डिलीवर कर पाए सर्विसेज, एक्सचेंज कर पाए इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स, बिजनेस या बाकी जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंटली, बहुत आसानी से, और उसमें कोई चोरी का अंदेशा ना हो। जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट की कोई सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, वो सिटीजन को अप्लाई करनी होती है ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बिजनेसमैन को जीएसटी फाइल करना है, इनकम टैक्स फाइल करना है, वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक की कोई सर्विस होती है, जैसे पब्लिक की कोई डिमांड है तो वो रख पाएगा, या पब्लिक की कोई ग्रीवेंस होती है वो रख पाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, गवर्नमेंट तक वो पहुंचा सकता है। यानी आपको पता है गवर्नर सेल होती है, गवर्नर ग्रीवेंस सेल होती है,
सिटी लेवल पे भी ग्रीवेंस सेल होती है या सेंट्रल लेवल पे भी ग्रीवेंस सेल होती है, तो वहां पे आपको ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन ग्रीवेंस कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पर्सन के खिलाफ। गोल्स क्या है इससे बेटर सर्विस मिल जाती है, ट्रांसपेरेंसी यानी रिश्वत लेन देन का खतरा नहीं होता, एफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी यानी किसने कौन सा काम कितनी देर में किया। अगर आपको लैंड रिकॉर्ड्स में जाना है, अगर आपको जमीन का इंतखाब चाहिए, अब पहले क्या होता था, बहुत टाइम लगता था इंतखाब में, अब आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, विद इन दिस टाइम फ्रेम आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब आपको वो सर्विस दी जाएगी। एंड अकाउंटेबिलिटी, वो पर्सन जो है जो डील करता था, जिसके पास एप्लीकेशन रीडायरेक्ट हुई थी, उसने कितना टाइम लगाया उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। कॉस्ट रिडक्शन, आपका खर्चा भी कम हो जाता है, सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इससे होती है। अब जरूरत में आपको यही पता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो लोगों को बाज़ औक़ात चाहिए होती है, हर किसी इंसान को कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्विस चाहिए होती है टाइम टू टाइम। अब इस सर्विस में क्या होता था, ज्यादातर करप्शन होता था। अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी सर्विस चाहिए होती थी, वहां पे आपको पहले पैसा देना पड़ता था, लेकिन आजकल आप देखेंगे ई गवर्नेंस की मदद से आप गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस डिजिटल फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। हमने देखा था परसों, हमारे पास एक एप्लीकेशन थी उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसमें हमने देखा था जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, वहां तक आप अपनी एप्लीकेशन को आराम से सबमिट कर सकते हो। जो भी सर्विस आपको चाहिए वहां पे आप सर्च करके आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, जहां पे आप एप्लीकेशन फाइल करके उसको प्रोसेस करा सकते हो, एंड विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको वो एप्लीकेशन प्रोसेस करके दी जाएगी। लोगों को अपनी जमीन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, किसके नाम पे कौन सी जमीन है, कहाँ पे कितनी जमीन है, तो वो जो एक्सेस उसको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इसीलिए हमने रखा है लैंड रिकॉर्ड्स। ई गवर्नेंस से लोग अपनी राय दे पाते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो डिसीजन मेकिंग में एक पार्ट बनते हैं। इससे फ्यूचर जनरेशन के लिए इकोनॉमी प्रमोट होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज होती है, वो जरूरी नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल के लिए ही हो, बहुत सारी सर्विसेज सिटीजन के लिए होती है, बहुत सारी सर्विसेज बिजनेसेस के लिए भी होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी होती है। जैसे आप देखोगे G2C गवर्नमेंट की ऐसी सर्विसेज जो सिटीजन के लिए होती है, G2B गवर्नमेंट की ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस के लिए होती है। G2C में आप देखोगे अगर आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड के रिलेटेड कोई सर्विस आपको चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या इंतखाब आपको चाहिए, तो गवर्नमेंट की वो सर्विस है, तो एक सिटीजन जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस, वहां पे वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा। लेकिन अब G2C ई गवर्नेंस से पॉसिबल हो गई है, इस सर्विस को आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसी तरह गवर्नमेंट टू बिजनेस, अगर GST बिजनेसमैन को भरना है तो उसको वहां ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही वो सबमिट कर सकता है। इसी तरह G2G, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एक गवर्नमेंट का ऑफिस दूसरे ब्रांच तक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। जैसे आप देखते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा जोनल ऑफिस होता है या चीफ एजुकेशन ऑफिसर होता है, उस ऑफिस से अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी स्कूल लेवल तक, तो वो हो पाती है पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब हमने समझा कि गवर्नमेंट की सर्विसेज सिटीजन बिजनेस या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाने को ही हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। अब ये ई गवर्नेंस इंडिया में कब आया था? ये लॉन्च हुआ था 1970s में, और इसको मैनेज करते थे तब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद इसको मैनेज किया NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1977 में, जिसने ये सारा काम संभाला, यानी कंप्यूटराइज किया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को अक्रॉस द नेशन। अगर आप देखेंगे गांधरबल की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको गांधरबल.nic में मिलेगी। इसी तरह बारामूला.nic.in, श्रीनगर.nic.in, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग वेबसाइट या डोमेन नेम दिए गए हैं, और उन डोमेन की मदद से उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है। यानी आप देखोगे आजकल लैंड रिकॉर्ड सारे आपको डिजिटल फॉर्मेट में ही मिलेंगे। तो ये सारा काम किया था NIC ने। एक प्लान बना था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था जिसके अंदर बहुत सारे काम किए गए। ये NEGP इसीलिए लॉन्च हुआ ताकि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाई जाए इफेक्टिवली, ट्रांसपेरेंटली, एट रीजनेबल प्राइसेस। इसके की इनिशिएटिव क्या थे? यानी इस स्कीम के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। जैसे आपको पता है 2015 में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें हमें सारी जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गई। मोबाइल सेवा, मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल लोगों तक आम कराया गया, यानी 4G को लॉन्च किया, जिसकी मदद से लोगों को इंटरनेट सेवा में आसानी मिली। यानी स्मार्टफोन्स आप देखोगे पॉपुलर हुए आज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव।
उमंग आपके पास एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई अंडर दिस NEGP, ताकि जो भी गवर्नमेंट की सर्विस है वो एक जगह पे ही आपको मिले। ई कोर्ट्स, आजकल आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपकी जो सुनवाई है वो ऑनलाइन ही की जा सकती है। ई डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड है वो उनको अपनी अपनी वेबसाइट पे मिलेगी। भूमि प्रोजेक्ट, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स थे या फार्मर के नाम के पे जमीन जो भी थी वो सारी भूमि प्रोजेक्ट के अंडर ही डिजिटलाइज कराई गई, जिसमें आप देखते हो जमाबंदी गिरदावरी आपको ऑनलाइन ही मिलती है। दिस ऑल वेयर टेकन अंडर NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में ही ये सारे काम कराए गए। अब इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी, इंटरनेट का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे। जैसे आपको पता हर किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही इंटरनेट के ही है, ये आप तक डिपेंड करता है आप इसको किस हिसाब में यूज करो। अगर आपने गलत वे में इसको यूज किया तो आपको ये नुकसान ही देगा, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे वे में यूज किया तब आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या फायदा है। सबसे पहले आपका टाइम एंड मनी बचता है, कम्युनिकेशन आप आराम से कर सकते हो, जिसमें आप ईमेल, वीडियो कॉल्स, अगर आपका कोई भाई दूर कहीं पे काम करता है तो आप उसको लाइव सामने देख सकते हो। सोशल नेटवर्किंग, लोगों से आप मिल सकते हो, अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, रिसर्चर्स से मिलते हो, सेम आइडिया के लोगों के साथ मिलते हो, अपने थॉट्स शेयर करते हो। और गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो इफेक्टिवली सिटीजन्स तक पहुंचाई जाती है, इससे करप्शन भी कम होता है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, उनके साथ टच में रहते हो। इसी तरह एजुकेशन, ई लर्निंग इससे पॉसिबल हुआ, ऑनलाइन कोर्सेज लोगों ने लिए, डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट हुई। अब आपको ज्यादा दूर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब आप ऑनलाइन ही कोर्स परचेज करते हो, फिर उससे आपकी पढ़ाई भी आसान होती है। ऑनलाइन गेम्स, मूवीज वगैरह आप देखते हो, पहले लोग थिएटर में जाके मूवी देखते थे, अब आप मोबाइल में ही देख पाते हो सारी। बिजनेस ग्रोथ होता है, इससे आप ग्लोबल रीच तक पहुंचते, पूरी दुनिया तक अपनी बिजनेस को पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ Amazon या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास है जिनसे आप पूरी दुनिया में अपनी चीजें बना के बेच सकते हो। इंफॉर्मेशन एसेस, यानी जो भी नई नई रिसर्च हुई है, नई नई नॉलेज हुई है या नई नई किताबें, वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलेंगे और आप उनका इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हो। इंटरनेट हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट, आपको पता है आजकल लोगों की जिंदगी अधूरी लगती है अगर उनकी जिंदगी से इंटरनेट निकाला जाए। इससे पढ़ना, काम करना या कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट बहुत आसान हुआ। अब लास्ट टॉपिक हमारा है आज का, वो है क्राइम ऑन थ्रू द इंटरनेट। साइबर क्राइम हमारे पास आता है। साइबर का मतलब क्या है, देखो हमारे पास क्राइम तो पहले ही हमें पता है, क्राइम का मतलब होता था चोरी, किसी का मर्डर हुआ उसको हम क्राइम बोलते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय साइबर? साइबर का मतलब है जिसमें डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करके कोई भी क्राइम किया जाता है उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। कोई भी इलीगल एक्टिविटी इंटरनेट या इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस से की जाए उसको आप साइबर क्राइम बोलते हो। इसमें इंक्लूड होता है जैसे हैकिंग, किसी का मोबाइल हैक हुआ, फ्रॉड या आइडेंटिटी थेफ्ट, जो कि टेलीग्राम से आजकल होता है। अगर आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई, यानी अगर आपके मोबाइल नंबर को किसी और ने लॉग इन किया, उसका व्हाट्सएप या टेलीग्राम, उससे वो अगर कोई भी मैसेज करेगा तो पुलिस आके आपको पकड़ लेगी। इसलिए आपको चाहिए कि खुद को सेफ रखो, किसी ऐसी लिंक पे क्लिक मत करो। जो भी हमने ऊपर एटिकेट्स पढ़े वो सारे आप इसमें यूज करो। ऑनलाइन हैरेसमेंट होता है, यानी अगर आपने किसी को कमेंट किया, किसी को तंग किया, मैसेज कर करके आप उसको बोलते हो हम आपको वायरल कर देंगे अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए, हम आपको वायरल कर देंगे अगर आपने कोई ये काम या वो काम नहीं किया। स्प्रेड मालवेयर, मालवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे पास होता है, जैसे वायरस। फाइनेंशियल स्कैम्स, लोगों के अकाउंट से पैसा लूटा जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। किसी को ऑनलाइन डराया जाता है, थ्रेटन किया जाता है ऑनलाइन। फिशिंग, फिशिंग का क्या मतलब है? आपको मैसेज रिसीव हुई, आपने लॉटरी जीती है, 50 लाख रुपए आपको मिलेंगे, अब इस लिंक पे आप क्लिक करके उसको क्लेम करो, उसको हम फिशिंग बोलते हैं। जैसे मछली नहीं पकड़ते उसको हम फिशिंग बोलते हैं, तो आगे जो चारा डालते हैं वही वो मैसेज उसी चारे का काम करते हैं जिससे आप फंस जाते हो। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स क्या है? अब देखोगे यहाँ पे बहुत सारे साइबर क्राइम्स आपको दिए गए हैं, जैसे ऑनलाइन बुलिंग एंड हैरासमेंट है, आइडेंटिटी थेफ्ट किसी की हुई, फिशिंग, जो भी हमने यहाँ पे अभी देखे ये सारे क्या है, ये साइबर क्राइम है। यहाँ पे आप देख लो स्प्रेडिंग फेक मैसेज भी इसमें आता है, या साइबर टेररिज्म भी इसमें आता है। अब आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो जिससे आप खुद को सेफ रखोगे? सबसे पहले अपने अकाउंट्स, जो भी आप अकाउंट्स यूज करते हो, फिर चाहे वो किसी भी वेबसाइट का हो, वहां पे आपको चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो और पासवर्ड कंटिन्यूसली आपको चेंज करना चाहिए। जिसमें मैंने आपको बोला है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसे बनाना है, उसमें आपको सिंबल्स, लेटर्स का यूज करना, कोई ऐसा पासवर्ड नहीं रखना जो कि दूसरा आराम से गेस कर पाए। आपका OTP किसी को नहीं देना, अपना पिन नहीं देना, जैसे UPI पिन होता है वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, फिर चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो। अवॉइड यूजिंग सेम पासवर्ड्स फॉर मल्टीपल अकाउंट्स, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक का भी वही पासवर्ड रखा, इंटरनेट बैंकिंग का भी वही पासवर्ड रखा, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका एक अकाउंट हैक हुआ उससे आपके बाकी अकाउंट भी हैक होने के चांसेस होते हैं। वेरीफाई लिंक्स एंड ईमेल्स बिफोर क्लिकिंग,
अभी मैंने आपको बोला कोई ऐसी लिंक आपको अननोन नंबर से मिली है जिस पे आपको बोला जाता है कि आपको लॉटरी मिली है या ऐसा कुछ होता है, वो एक फिशिंग टेक्निक होती है, उस पर आपको कभी क्लिक नहीं करनी चाहिए। कीप डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड। सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों आता है? सॉफ्टवेयर अपडेट इसलिए आता है, इससे आप प्रोटेक्ट हो जाते हो। यानी जिस कंपनी का आप एप्लीकेशन यूज करते हो, जिस कंपनी का मोबाइल आप यूज करते हो, उनको पता चल जाता है कि ये जो हमारा मोबाइल डिवाइस ये कंप्रोमाइज कहां से हो सकता है, तो वो जो वीकनेस है वो दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट। इसीलिए आपको जैसे ही अपडेट रिसीव हुए तो आपको उसी टाइम पे वो इंस्टॉल करना चाहिए। बी केयरफुल व्हाट यू शेयर ऑनलाइन। आप ऑनलाइन जो भी चीज शेयर करो वो कभी डिलीट नहीं होती, ये आपके फिंगरप्रिंट की ही तरह होती है। जो भी आपने काम किया, फिर चाहे वो आप इनकॉग्निटिव मोड में करो या नॉर्मली आप सर्च करो, वो सारी जो आपकी हिस्ट्री है वो वहीं पे रहती है। फिर आप अगर आपने अपने एंड पे वो डिलीट भी कर दिया लेकिन वो तब भी वहीं पे रहती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको यूज करनी पड़ती है। टू फैक्टर का क्या मतलब? दो रास्तों से यानी दो तरीकों से आप लोगों को वेरीफाई करते हो कि ये वही पर्सन है जिसका अकाउंट है। जैसे आपको पासवर्ड पता है, किसी और को अगर आपका पासवर्ड पता है तभी उसको ओटीपी की जरूरत पड़ती है लॉगिन करने में, उसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप अपने जीमेल अकाउंट में अभी अगर जाएंगे वहां पे आप देखेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करेंगे तो उससे आपका अकाउंट सिक्योर होता है। अब बाकी अकाउंट्स में भी जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, उनमें भी ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो उसका इस्तेमाल करके आप खुद को बचा सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंडिया तभी बन पाएगा जब आप रेस्पॉन्सिबली इंटरनेट का इस्तेमाल करोगे एंड ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट की सर्विस का इस्तेमाल ऑनलाइन करोगे। आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ today's topic. If you have any sort of confusion, do let me know in comments and I will get back to you in next video. Till then, take care and don't forget to like, subscribe our YouTube channel for latest updates.